Hello everyone. So it's time for some brainy questions. Brainy questions, as in these questions, are something which belongs to already appeared exams. तो JEE मेंस के काफ़ी ऑनलाइन क्वेश्चंस हैं तगड़े लेवल के. Let's have a look. Let's move to the first question. Very first question is like 2018 online set 1. क्या दिया है यहाँ पे? Light of wavelength 550 nanometer falls normally on a slit of width 22 into 10 raised to minus 5 centimeter. The angular position of the second minima from the central maximum will be in radians में क्या रहेगा, ये इनका सवाल है. अब एंगुलर पोजीशन, सेंट्रल मैक्सिमा, सेकंड मिनिमा, ये पढ़ के हमको क्लियर कट इंटीमेशन मिल जाता है कि ये डिफ्रैक्शन कंफर्म है. यानी कि कंफर्म डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है. तो ये हमको समझ में आ गया कि भाई डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है. देन सेकेंडली गिवन में क्या क्या दिया है वो लिखते हैं हम लोग पहले. तो ये हमारा गिवन में लैम्डा का वैल्यू है वेवलेंथ 550 नैनोमीटर. तो नैनो मतलब 10 रेज टू माइनस 9 मीटर हो जाएगा. फॉल्स नॉर्मली ऑन अ स्लिट ऑफ विड्थ, स्लिट विड्थ मतलब स्मॉल ए इज 22 इंटू 10 रेज टू माइनस 5 सेंटीमीटर है. तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट करूंगा तो 10 रेज टू माइनस 2 मीटर हो जाएगा वो. तो ये 10 रेज टू माइनस 5 और माइनस 2 साथ में थोड़ा सा सिंप्लीफाई होके 10 रेज टू माइनस 7 मीटर ऐसे हो जाएगा. The angular position of the second minima from central maxima will be angular position मतलब हमको इन्होंने इन शॉर्ट थीटा कितना रहेगा पूछा है. ठीक है, तो निकालते हैं. पॉसिबल है, इतना कुछ खास डिफिकल्ट तो लग नहीं रहा है. तो डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसे दिखता है हमारा बेसिकली. तो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है. इस तरीके से हमारा पैटर्न होता है. तो ये बीच वाला जो है ये हमारा सेंट्रल मैक्सिमा होता है. एंड इधर पे, हाँ इधर पे बोलो या इधर पे बोलो, तो ये हमारा सेकंड मिनिमा, क्योंकि ये फर्स्ट मिनिमा ये सेकंड मिनिमा. तो बेसिकली हमको इन्होंने पूछा है कि एंगुलर स्प्रेड या एंगुलर पोजीशन क्या होना चाहिए. तो ये पॉइंट से लेके ये जो पॉइंट है यहाँ पे, इनके बीच में जो ये थीटा बन रहा है वो थीटा के बारे में उन्होंने पूछा है. तो द क्वेश्चन इज वेरी इजी. साइन थीटा का जो फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करते हैं एंगुलर पोजीशन के लिए, ठीक है. तो एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला फॉर सेकेंड मिनिमा या कोई भी मिनिमा, nth मिनिमा के लिए क्या फॉर्मूला था, साइन थीटा वाज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a, जहां पे n इज दैट नंबर ऑफ मिनिमा, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड a इज द स्लिट विड्थ. तो देख के रखा ही ये सब. तो n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. n का वैल्यू यहाँ पे है 2 सेकेंड मिनिमा, लैम्डा का वैल्यू 550 इंटू 10 रेज टू माइनस 9 अपॉन स्मॉल a is 22 into 10 raised to minus 7. So 2 ones are 2 11s are 11 ones are 11 50s are. तो ये कुछ बच गया है यहाँ पे 50 into 10 raised to minus 9 और नीचे का 10 raised to minus 7 ऊपर आ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 7. Therefore sin theta is equals to sin theta is equals to 50 into 10 raised to minus 2, that is 0.5. 0.5 मतलब ही होता है 1/2. अब sin थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू है जो 1/2 है. इट्स अ वेरी क्लियर कट आंसर. थीटा वुड बी 30 डिग्री एंड 30 डिग्री को रेडियन में एक्सप्रेस करने जाए तो क्या होएगा, π/6 रेडियन. ऑप्शन सी इज द आंसर. समझ गए. तो दिस वाज तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1. सो ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है यहाँ पे काफी कुछ दिया है. देखा जाए तो बहुत कुछ बोला है इन्होंने. There is a plane polarized monochromatic EM wave, electromagnetic wave. It's traveling in vacuum along z direction. तो ठीक है.
ये बना लिया हमने हमारा z डायरेक्शन एंड इट इज सच दैट t इज इक्वल टू t1 वगैरह, ठीक है, चलो टाइम वगैरह भी देखे रखा है. देन it is found that electric field at a special point z1 is 0. The next zero occurs in its neighboring at z2. ठीक है, तो ये हमने पहले एक ओरिजिन लिया, तो ये हमारा EM वेव है ना, तो ऐसे ट्रांसवर्स नेचर का होगा, तो ये ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं इस तरीके से. तो उन्होंने बोला कि सबसे पहले वो जीरो हो रहे z1 पे, उसके बाद जीरो हुआ वो z2 पे. तो बोला कि फ्रीक्वेंसी क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का. ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ. ठीक है, तो यहां से हमारा फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ. और वेवलेंथ क्या होता है, तो एक वेव का लेंथ इज वेवलेंथ. ठीक है, एक वेव का जो लेंथ होता है वो वेवलेंथ होता है, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर वेवलेंथ बनता है. तो ये ओरिजिन है, तो हम बोलेंगे कि भाई यहां से लेके Z2 तक एक वेव बन रहा है, मतलब ये पूरा होएगा आपका लैम्बडा. ठीक है, वो पूरा लैम्बडा है, तो Z1 तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या रहेगा, वो लैम्बडा बाई 2 रहेगा. तब जाके Z2 तक का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, लैम्बडा कहलाएगा. बराबर ना, दैट्स हाउ द होल कॉन्सेप्ट वर्क्स. हमने पाथ डिफरेंस के टर्म्स में भी चीजों को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया था. तो अभी ऑप्शन में मुझे दिख रहा है Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस Z1, Z2 माइनस, मतलब चारों ऑप्शन में वो दिख ही रहा है मुझे. तो चलो ढूंढ ही लेते हैं ना कि Z2 माइनस Z1 क्या है. Z2 इज नथिंग बट स्ट्रेचिंग फॉर द होल लेंथ लैम्बडा, एंड Z1 इज नथिंग बट इट इज लैम्बडा बाई 2. ठीक है, Z1 हमारा लैम्बडा बाई 2 है. तो मैं अगर ऐसे मॉड में सॉल्व करने लू Z2 माइनस Z1, तो Z2 इज लैम्बडा माइनस लैम्बडा बाई 2, देयरफॉर मुझे ये Z2 माइनस Z1 लैम्बडा बाई 2 मिलेगा. गेटिंग इट? तो Z2 माइनस Z1 अगर लैम्बडा बाई 2 है, तो गाइस 2 को ऊपर ले लीजिए एंड यू वुड बी गेटिंग, देयरफॉर लैम्बडा का वैल्यू मिल जाएगा कि लैम्बडा इज नथिंग बट इट इज twice of Z2 minus Z1. Getting it? This is what something which is very important. यहाँ पे ये लैम्बडा हमको मिल गया रे, यहाँ पे ये लैम्बडा क्लियर कट मिल गया, उठा के रख देते हैं हमारे पास. C मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, इन वैक्यूम बोला है तो 3 into 10⁸ फॉर श्योर. देन अपॉन लैम्बडा अभी भी ढूंढे हम लोगों ने, ट्वाइस ऑफ Z2 माइनस Z1, तो ये 2 1s are 2 1.5s are, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी जो हमें मिल रहा है 1.5 into 10⁸ द होल अपॉन मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 हर्ट्स. ऐसा कौन है, ऐसा हमारा ऑप्शन बी या ऑप्शन 2 है. समझ रहे हो? तो कुछ नहीं, बेसिक फॉलो करना है, निकलता है आंसर. गेटिंग है? इतना भी डिफिकल्ट नहीं है. वो माहौल जो होता है वहां का एग्जाम का, वो डिफिकल्ट होता है. क्वेश्चंस बेसिक ही होते हैं, एंड उस माहौल में एक काम नेचर के साथ सोचना इज समथिंग दैट काउंट्स. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट वाज सपोज्ड टू बी डन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोलराइजेशन के ऊपर बेस्ड है. तो पोलराइजेशन के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन बेस्ड होता है तो वो मैलिस लॉ के ऊपर ही बेस्ड होता है जनरली. तो लेट्स हैव अ लुक कैसे करना है, क्या करना है उसको. एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर विथ इट्स पास एक्सिस मेकिंग एंगल थीटा विथ एक्स एक्सिस एज शोन इन द फिगर एट 4 different values of theta equals to 8, 38, 188, 218. okay, and the observed intensities are same, मतलब इन सभी वैल्यू पे उसका इंटेंसिटी सेम आ रहा है. ठीक है, what is the angle between the direction of polarization and the x axis? सभी इंटेंसिटी सेम आ रहे हैं, मतलब जो हमारा मैलिस लॉ है, हमारा मैलिस लॉ क्या है, हमारा मैलिस लॉ इज रिजल्टेंट इंटेंसिटी कमिंग आउट ऑफ पोलराइजर इज इक्वल्स टू intensity before hitting the polarizer
इंसिडेंट इंटेंसिटी इंटू कॉस स्क्वायर फाई, जहां पे फाई क्या रिप्रेजेंट करता है, फाई रिप्रेजेंट करता है कि क्या एंगल से टिल्ट हुआ हो, मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट आया, जो भी लाइट आया, वो लाइट और पास एक्सिस के बीच में क्या टिल्ट है, तो वो यहाँ पे फाई का रोल प्ले करेगा। तो अगर इन सभी का, अगर इन चारों का वैल्यू सेम है, अगर इन चारों थीटा के लिए वैल्यू सेम है, तो मतलब क्या बनता है गाइस, कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू हर एक का सेम आ रहा है, गेटिंग इट, कॉस स्क्वायर फाई का वैल्यू हर एक का सेम आ रहा है। तो ये एक समझने वाली चीज है हमारे पास कि कॉस स्क्वायर फाई का मतलब जैसे कि कॉस 60 हो गया, गेटिंग इट, कॉस 60 हमारा 1/2 रहता है, तो कॉस 120 भी क्या आएगा, 1/2 ही आएगा, समझ रहे हो। तो ऐसे 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 सब वैल्यूज हैं यहाँ पे। तो हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से हैं, नीचे जो दिया है ना एंगल के साथ में कौन बना रहा है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो चलो डायग्राम वगैरह बनाते, क्योंकि उसके बिना तो नहीं समझ में आएगा ये। तो लेट अस से कि हमारा जो अभी लाइट हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, ठीक है, ये हमारा लाइट का डायरेक्शन है, और यहाँ पे इन्होंने ये ऐसा ऐसा नहीं, इन्होंने कैसा दिया है, ये ऐसे दिया है कि कुछ तो ये एक्स एक्सिस है, और ऐसे डॉटेड लाइन दिया है इन्होंने इधर पास एक्सिस के लिए, ठीक है। सपोज ये पास एक्सिस है, जो कुछ तो एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है थीटा। अभी हमें नहीं पता कि डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन क्या है, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट है, तो वो सामने वाला पोलराइजर का क्या एंगल था, वी हैव नो आइडिया एब्सोल्युटली। हम ऐसे ही एज्यूम करेंगे कि कुछ तो ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइट है, ऐसे आ रहा है, इस तरीके से लाइट आ रहा है, तो ऐसे लाइट आया 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 और पोलराइजर पे टकराया, यहाँ पे पोलराइजर के साथ में, तो पोलराइजर के साथ में टकराया, तो अभी वो एंगल बनाएगा ना एक्स एक्सिस के साथ में कुछ तो चलो उसका एंगल देखते कि भाई एक्स एक्सिस के साथ में क्या एंगल बना रहा है वो। तो एक्स एक्सिस के साथ में जो उसने एंगल बनाया, दैट एंगल इज कुछ तो अल्फा, ऐसे ले लिया, अभी पता नहीं ना क्या एंगल बना रहे, तो ऐसी अल्फा एंगल ले लिया, तो कुछ तो एंगल बना रहे अल्फा। और हमारा जो मैलस लॉ का जो टिल्ट है, वो टिल्ट है ये फाई, फाई इज दैट टिल्ट, ओके। तो चलो दिख रहे, जो दिख रहे वही लिखते, therefore we write down कि भाई ये जो अल्फा है, दिस अल्फा इज 5 प्लस थीटा, एंड हमको चाहिए कि हम अल्फा निकाल पाए, तो फाई का वैल्यू मुझे मिला अल्फा माइनस थीटा, गेटिंग इट। तो मैलस लॉ के हिसाब से चार एंगल्स के लिए ये इंटेंसिटी जो है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी सेम है चार एंगल्स के लिए। तो चारों के लिए लिख देते एक बार, तो ये आई आई कॉस स्क्वायर फाई वन होगा ना पहले, फाई वन, इट वुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल फाई वन। तो फाई वन मतलब क्या लिखा जाएगा, फाई वन मतलब लिखा जाएगा अल्फा, अल्फा माइनस थीटा वन लिखा जाएगा, फाई वन मतलब, क्योंकि थीटा का 8 डिग्री हो सकता है वो, है क्या नहीं, ऐसे समझ रहे हो क्या, मतलब चलो एक बार लिख के दिखाता हूँ तुमको मैं कि ये ऐसे कॉस स्क्वायर फाई वन, फिर ऐसे आई आई कॉस स्क्वायर फाई टू, फिर ऐसे आई आई कॉस स्क्वायर फाई थ्री, फिर ऐसे आई आई कॉस स्क्वायर फाई फोर, ऐसे सेम रहेगा। तो ये आई आई का वैल्यू तो कुछ मतलब का ही नहीं कि कुछ भी होने दे भाई, क्या भी रहने दे वैल्यू, फर्क ही क्या पड़ना है। देयरफॉर आई आर जो है इट इज कॉस स्क्वायर फाई वन मतलब क्या रहेगा, तो इट वुड बी अल्फा माइनस थीटा वन, क्योंकि अल्फा तो चेंज नहीं होने वाला, थीटा का वैल्यू चेंज हो रहा है बाकी सबके साथ में। देन इट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा टू इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा थ्री इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा फोर। तो ऐसे इस सब कॉस के वैल्यू सेम है। तो अभी समझ जाना ना, 180 माइनस वगैरह सब करके आना चाहिए हमको कि क्या होता है, कैसे करना होता है। तो देखते क्या निकलता है यहाँ पे। एंगल्स कौन से भाई, एंगल 8, 38, 188 वगैरह सब है। तो लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, थीटा वन का वैल्यू 8 है, देन थीटा टू का वैल्यू इज 188, थीटा थ्री का वैल्यू इज 20, ए बाबा 838 है, 8
38 188 एंड थीटा 4 का वैल्यू इज 218. एंड व्हाट आर द ऑप्शंस? ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शन है 98 128 203 एंड लास्ट में है 45. अब इनमें से कोई तो एक सच है भाई. ठीक है, कंडीशन क्या सेटिस्फाई करना है कि अल्फा माइनस थीटा. कंडीशन क्या है? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा 1 शुड बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा 2. दिस शुड बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा 3. दिस शुड बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस थीटा 4. तो ऐसे सब ये इक्वल होना चाहिए कॉस के. तो ट्रायल 1 लेते हैं. अभी इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट द होल सीरीज ऑफ नंबर जो है ऑप्शन में वही यूज कर लेते हैं ना डायरेक्टली. तो लेट्स ट्राई फॉर ए. तो ट्राई ए. तो हमने यहाँ पे पुट किया इसका वैल्यू 98, अल्फा का वैल्यू 98 पुट किया. तो अल्फा का वैल्यू 98 पुट किया तो क्या आएगा? 98 माइनस थीटा 1 दैट इज 8. 98 माइनस 8 इज 90 डिग्री. ठीक है. फिर उसके बाद आएगा अल्फा माइनस थीटा 2. अल्फा का वैल्यू 98. ठीक है. ट्राई एस अल्फा को 98 डिग्री लिया तो ये होएगा 98 माइनस थीटा 2 इज 38. क्या जाएगा ये? अरे तो अलग ही जा रहा है. 60 डिग्री. कॉस 90 अलग होता है, कॉस 60 अलग होता है. नहीं वर्कआउट होएगा, गलत है. तो ट्रायल ए फ्लॉप हो गया. ट्राई बी ऑप्शन. बी ऑप्शन क्या है? अल्फा का वैल्यू 120 डिग्री लेने का बी ऑप्शन में. तो वैसा किया तो ये होएगा 128 माइनस 8 विच इज 120 डिग्री. फिर आएगा 128 माइनस 38 विच इज 98. तो 120 वुड बी रिजेंबलिंग विथ cos 60. गेटिंग इट? cos 60 के साथ में जाएगा, 240 के साथ में जाएगा, लेकिन 98 के साथ तो नहीं जाएगा. तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि cos 120 cos 98 अलग रहेगा. चलो सी ट्राई करते हैं. सी क्या है? अल्फा इज 203. तो अल्फा का वैल्यू 203 लिया. इधर पे हमारा थीटा मौजूद है तो पहले के ब्रैकेट के लिए लिया तो क्या आएगा? इट वुड बी 203 माइनस 8. okay, this is coming as 195. cool. then 203 minus theta 2 which is 38 which is turning out as 165. then 203 minus 188, this would be 15. then 203 minus 218. हो ये प्रॉमिसिंग है. माइनस 15 डिग्री. तो बराबर है ना? ये देखो 195 को आई कैन राइट डाउन cos स्क्वेयर 180 प्लस 15. ओके. देन इसको 165 को आई कैन राइट डाउन cos स्क्वेयर 180 माइनस 15. दिस इज cos स्क्वेयर 15 itself and this is cos स्क्वेयर माइनस 15. तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से cos 180 प्लस थीटा cos 180 माइनस थीटा जो भी है और ये 15 माइनस 15 जो है सबका वैल्यू सेम ही आने वाला है. गेटिंग इट? अल्टीमेटली हमको आंसर ही सेम आएगा तो बात ही खत्म हो गई ना भाई. तो सेटिस्फाई कर रही है. तो ऑप्शन कौन सा सही है? 203. डी को ट्राई करने का भी जरूरत नहीं है. 203 ही हमारा आंसर है. समझे?
तो ऐसा सब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है अलग लेवल पे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. ओके गाइस, सो यहाँ पे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Unpolarized light of intensity I is incident on a system of two polarizers A followed by B. ठीक है. The intensity of emergent light is I by 2. If a third polarizer C is placed between A and B, the intensity of emergent light is reduced to I by 3. The angle between the polarizers A and C is theta. Then इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? मेलस लॉ का क्वेश्चन है, तो डायग्राम वायग्राम बनाते भाई पहले. तो हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट केस जो दिया है केस 1, केस 1 के हिसाब से क्या दिया है कि भाई एक पोलराइजर रखा है, पोलराइजर का नाम है ए, फिर एक और पोलराइजर रखा है, पोलराइजर का नाम है बी. आई जब जाता है फर्स्ट पोलराइजेशन के बाद उसको हाफ होना है कंपलसरी. आफ्टर फर्स्ट पोलराइजेशन इट हैज टू बिकम हाफ फॉर श्योर. तो ये आई बाई 2 हो गया. एंड उन्होंने बोला है कि केस 1 में ये बाहर भी आई बाई 2 ही निकला, मतलब वो दोनों पैरेलल रखे हुए हैं. ए और बी जो है दोनों पैरेलल रखा है, क्योंकि पैरेलल जब रखेंगे तभी वो प्लेन वैसे ही पास होगा. आई बाई 2 वैसे ही पास. अगर थोड़ा भी टिल्ट रहेगा तो वो फिल्टर होएगा. तो फिल्टर तो नहीं हो रहा है यहाँ पे. तो ये आई बाई 2 का आई बाई 2 क्या मतलब ए और बी दोनों पैरेलल है. फिर अभी एक तीसरा, हाँ अभी केस 2 क्या है, केस 2 में वो लोग बोल रहे हैं कि कोई तो तीसरा ही आया है. तो वो तीसरे के आने की वजह से एक सी आया है, पता नहीं सी कैसा, तो कैसा थीटा पे टिल्ट है ऐसे यहाँ पे. गेटिंग इट? तो जो बाहर आते हैं ना, अभी तो अभी ऐसे ये सी है यहाँ पे, तो कुछ तो ऐसे थीटा पे ये टिल्ट है. गेटिंग इट? अभी थीटा वो कितना उन्होंने बोला नहीं है, तो हम लोग सिमेट्रिक ही लेंगे कि ए के साथ में थीटा है तो बाकी का बचा कुछ बी के साथ में भी थीटा रहेगा. वी वुड अज्यूम सिमेट्रिक. तो वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसा जब हो जाता है सी की वजह से, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी बाहर जो आ रहा है वो आई बाई 3 आता है बाहर. ठीक है. तो अभी इधर पे क्या आ रहा है ये हमको कवर नहीं है, तो इसको हम आई आर सी बोलेंगे जो सी से बाहर निकला. तो लगाते मेलस लॉ लगाते. लेट अस अप्लाई मेलस लॉ. नाउ अकॉर्डिंग टू मेलस लॉ आई आर सी क्या रहेगा, इट वुड बी जो इंसिडेंट हुआ इंटू कॉस स्क्वायर फाई जो टिल्ट है. ठीक है. तो इंसिडेंट कितना हुआ सी पे, इंसिडेंट कितना हुआ आई बाई 2 इंसिडेंट हुआ. और क्या आई बाई 2 इंसिडेंट हुआ, तो कॉस स्क्वायर फाई तो हमको पता नहीं, तो हम लोग उसको लेंगे थीटा. ये आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा करके ये हो जाएगा. दिस वुड बी फॉर श्योर. अभी जो वहां पे निकला है उस एंड पे, जो बी पे निकला है, अभी उसके लिए ये इंटेंसिटी ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो जाएगा उधर के लिए. तो हम बोलेंगे कि भाई आई आर बी जो है उसके लिए जो आई आई रहेगा आई आर बी के लिए वो यही रहेगा. तो दिस वुड बी आई आर आई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई. ठीक है. तो कॉस स्क्वायर फाई के हिसाब से इधर पे फाई क्या रहेगा, बाकी का भी हमने सिमेट्रिक एज्यूम किया, तो हमने बोला कि ये भी क्या रहेगा थीटा ही रहेगा, क्योंकि सिमेट ऑब्वियस ना इधर पे ऐसा थीटा था फिर वापस से वो ऐसा हो गया. गेटिंग इट? ये टिल्ट ऐसे था इस तरीके से. लेट मी टेल यू कि ये ऐसे कुछ तो क्लॉकवाइज थीटा था, तो ये यहाँ पे एंटी क्लॉक ये स्ट्रेट है, तो इसके साथ भी एंटी क्लॉकवाइज थीटा ही बनेगा ना. तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज थीटा ओनली, तो कॉस स्क्वायर माइनस थीटा लिखूँ क्यों, कॉस थीटा लिखता हूँ डायरेक्टली उसको भी. तो ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा आ गया. तो भाई साहब यहाँ पे देखो सॉल्व होने जा रहा है ये आई बाई 2, ये कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर कॉस रेस टू 4 थीटा हो जाएगा. तो अब आई आर बी का वैल्यू हमको पता है. आई आर बी का वैल्यू इधर पे दिया हुआ उन्होंने गिवन में दिया है कि आई बाई 3 आएगा. तो देयरफॉर दिस वुड बी लाइक आई बाई 3
इज इक्वल्स टू आई बाई 2 cos raised to 4 theta. I कैंसिल एंड यहाँ पे ऊपर सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 2/3 equals to cos raised to 4 theta. Therefore cos theta would be 2/3 taking fourth root on both side. तो ये ऐसा हो जाएगा. ऐसा ऑप्शन हमारा है ऑप्शन बी. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 5वां क्वेश्चन. A single slit of width b is illuminated by a coherent monochromatic light of wavelength lambda. ठीक है. If the second and fourth minima in the diffraction pattern at a distance 1 meter from the slit are at 3 centimeter, 6 centimeter respectively from the central maxima, what is the width of the central maxima? Width of the hint भी देख रहा है कि there is a distance between first minimum on the either side of the central maximum. ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला है, बट ये गिवन में क्या दिया है इन्होंने यहाँ पे. तो गिवन में कैपिटल डी का डिस्टेंस दिया है 1 मीटर, डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द स्लिट, स्क्रीन का डिस्टेंस दिया है. देन सेकेंड मिनिमा 3 सेंटीमीटर पे है, तो ये x2 मिनिमा 3 सेंटीमीटर पे है एंड x फोर्थ मिनिमा इज 6 सेंटीमीटर पे. तो सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ चाहिए ना, तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इट इज 2 lambda d by d. द फॉर्मूला इज 2 lambda d by d या 2 lambda d by a स्पेसिफिकली स्लिट विड्थ के कंपैरिजन में. तो इधर लैम्बडा भी दिया नहीं है, ए भी दिया नहीं है, प्रॉब्लम वही है. ठीक है ना, ये सब देके रखा है ना यहाँ पे. हम लोग बोलेंगे वी नो. अभी दो बिना मतलब का दिया, कोई एक भी देते तो भी काम चल जाता था. ठीक है, हमको पता है कि सेकेंड मिनिमा का फॉर्मूला इज, अभी कोई भी मिनिमा का फॉर्मूला इज n लैम्बडा d by d, कोई भी मिनिमा का. तो ये हो जाएगा 2 lambda d by a बोलो, स्मॉल d बोलो, चलता है. तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ना, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा जो मतलब का है वो निकल रहा है. लैम्बडा बाई ये 2 1 ये 2 1.5 जा एंड डी का वैल्यू तो 1 है ऑलरेडी, कैपिटल डी का. तो लैम्बडा बाई ए आया 1.5 इंटू 10⁻². इसको यूज कर लेते भाई डायरेक्टली फॉर्मूले में इधर पे. Therefore XCM would be, अरे ये तो बहुत 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 बकवास क्वेश्चन निकला ये, क्योंकि सेकंड मिनिमा का जो फॉर्मूला है वो तो सेम ही है ना. क्या हम लोग भी सॉल्व कर रहे हैं इसको, बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे. समझ रहे हो क्या? तो मेरे को भी क्लिक नहीं हुआ था, बट ठीक है. XCM इज इक्वल टू अभी ये 2 इंटू लैम्बडा का लैम्बडा बाई को 1.5 इंटू 10⁻² लिया, डी का वैल्यू को मैंने 1 लिया, गोल घुमा के उधर ही फंस गए फालतू में. तो ये 3 सेंटीमीटर ऐसे. तो बहुत ही टाइम पास सवाल पूछ लिया यार इन्होंने, JEE वालों ने. छोड़ो, तो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे बी, लेकिन एंगेज कर दिया, थोड़ा सा क्लिक नहीं हुआ, हमको ऑब्जर्व नहीं कर पाए. सेकेंड मिनिमा का फॉर्मूला n लैम्बडा d by d, n लैम्बडा d by a, n का वैल्यू 2 पुट किया तो वही बनता है जो सेंट्रल मैक्सिमम का फॉर्मूला है. चलो कोई नहीं, आ तो गया. 6 पे चलते हैं. अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ 0.1 mm is illuminated by a parallel beam of light of wavelength 6000 angstrom unit. ठीक है, ऐसे सब देके रखा है इन्होंने हमको यहाँ पे. ठीक है, तो अभी भाई यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात यह है कि सिंगल स्लिट मतलब डिफ्रैक्शन होता है हमेशा.
तो स्मॉल ए इज 0.1 mm, तो ये मेरा 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर कन्वर्ट कर दिया सीधा उसको। लैम्बडा 6000 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, तो उसको मैं 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर ऐसे लिख दिया। एंड डिफ्रैक्शन बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 0.5 मीटर फ्रॉम द स्लिट, मतलब ये कैपिटल डी दिया है 0.5 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क बैंड फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड मीन्स थर्ड डार्क बैंड मतलब मिनिमा। तो यहां पे हमको एक्स ऑफ थर्ड मिनिमा ढूंढना है, जिसका फॉर्मूला होता है n लैम्बडा डी बाई ए, और n का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 3। आई गेस वी हैव एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास। तो x3m वुड बी 3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल D का वैल्यू 0.5 अपॉन ए का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁻4। तो ये हो जाएगा 6 3 18, 18 इंटू 0.5 9। दिस वुड बी 9 mm फॉर श्योर, क्योंकि ऑप्शन में ज़्यादा कुछ वेरिएशन है ही नहीं। समझे? पल्ले पड़ गया? ठीक है। तो गाइज ये पार्ट 1 था जो हमने कवर किया। ऐसे एक और मैं बनाता हूँ पार्ट 2, जिसमें बाकी के सम्स सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, इसमें कुछ डाउट वगैरह है तो पूछ लेना क्लास में, लेक्चर के टाइम पे पूछ लेना, बट क्लियर कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बाय।